बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल आपने गाय का गोश्त नहीं खाना, जो दूध मिल रहा है बाज़ार में वो नहीं लेना, खुला दूध, भैंस का दूध, और इस तरह के और बहुत सारे जुमले आप सुन रहे हैं। क्या इसमें कोई हकीकत है या नहीं? क्या लंपी स्किन डिज़ीज़ जो हम जिसके बारे में सुन रहे हैं, इसके असरात दूसरे जानवरों तक या इंसानों तक मुंतकिल हो सकते हैं? क्या अगर ये खुला दूध मेरे घर में इस्तेमाल होता है, चाय में इस्तेमाल होता है, या बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, या वैसे लोग जो काऊ मीट खाते हैं उनके अगर कबाब बना लिए या और ऐसा कुछ कर लिया या बारबेक्यू हो रहा है, तो क्या ये बीमारी आप तक मुंतकिल हो जाएगी? आखिर इसकी हकीकत क्या है? अभी तक लोग इस पे कयास आराइयाँ कर रहे हैं, जबकि इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स भी हुए हैं, बहुत सी बातें भी हुई हैं। तो हमने सोचा कि वो अथॉरिटी को सिंध टॉक में बुलाया जाए जो आपको इस पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दे सकें और आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बता भी सकें कि आया कितनी बातें सच हैं और कितनी बातें सिर्फ इस वक्त इबहम हैं। सो हमारे साथ डॉक्टर नज़ीर हुसैन मौजूद हैं, जो कि DG लाइफ स्टॉक सिंध हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा, अभी भी सब यही कह रहे हैं एक दूसरे को कि देखो बायकॉट करो, नहीं खाओ, नहीं पियो, दूध नहीं इस्तेमाल करो और गाय का गोश्त नहीं इस्तेमाल करो। आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की मीटिंग्स हो रही हैं, आला सतह की भी मीटिंग्स हो रही हैं, मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग्स हो रही हैं, रोज़ाना कोई नई अपडेट आ रही है। सो अपडेट आपसे हमसे शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात, इस तरह की जितनी बातें हो रही हैं मैं उसकी तरदीद करता हूँ और बिल्कुल गलत हैं। और आप खूब गोश्त खाएँ, पका के खाएँ और दूध पिएं, जिस किस्म का भी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी बुनियाद जो है वो 100 साल स्टडीज़ है। अच्छा। 100 साल से ये बीमारी मौजूद है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, अफ्रीका के तकरीबन सारे ममालिक में है, उसके अलावा यूरोप में ये पाई जा रही है, रशिया में बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल एशिया के ममालिक में आ गई है, ईरान में है, अफ़गानिस्तान में है, तुर्की में है। तो इन 100 सालों में जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है OIE, वो पूरा ट्रैक कर रही है इस बीमारी को, और उसमें एक दफ़ा भी ये बीमारी किसी भी तरीके से इंसान में मुंतकिल नहीं हुई। अच्छा। तो 100 साल की ये रिसर्च 100 साल की रिसर्च है। और दूसरी बात मैं ये कहता चलूँ कि ये गाय से भैंस को भी नहीं लग रही, जो हम नवंबर से इसको ट्रैक कर रहे हैं सिंध के अंदर, और गाय से किसी बकरी को नहीं लग रही। ये नवंबर से चल रही है बीमारी? जी बिल्कुल। नवंबर में पहली मरतबा हमें कुछ जो है ना निशानियाँ मिली जामशोरों के अंदर। तो जब हमने फिजिकली पूछने का मकसद ये है कि नवंबर से लेकर अब मार्च आ गया है, तो इतने अरसे में लोगों ने खाया पिया होगा सब। जी बिल्कुल। और अभी तक अगर कोई खुदा न ख्वास्ता इस तरह हो तो केस आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। नवंबर से हम इसको देख रहे हैं, और जब हमने नवंबर में हमें जो है फील्ड से पता चला, जो वेटनरी डॉक्टर्स थे हमारे, उन्हें बताया और फुटेज भेजे, हमने जब इनको कंफर्म किया तो फिर हमें पता चला कि नहीं, 1-2 महीने से ये तो पंजाब के कुछ इलाकों में भी चल रही है। अच्छा। यानी सितंबर-अक्टूबर से मैंने बीइंग ए DG लाइव स्टॉक, मैंने ज़िले सतह पे वहाँ पे टास्क फोर्स बनाया, और जितनी भी वो 19 गाय थी उनके ऊपर हमने काम किया, सैंपल कलेक्ट किए, जो हमारी सिंध की जो लेबॉर्ट्री थे वहाँ पे भेजे, वहाँ पे रिसर्च करना शुरू कर दी। उसी के साथ, क्योंकि ये नई बीमारी है, तो जो हमारी वफाकी हुकूमत की जो लेबॉर्ट्री है, नेशनल वेटरनरी लेबॉर्ट्री, वहाँ पे पूरी डेटा और सैंपल और सारी इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पे उनको भेजी। क्योंकि जो भी बीमारी नहीं होती तो उसको वफाक ने बताना होता है, कंफर्म करना होता है, अनाउंस करना होता है उसके और वफाक ने ही उसके हवाले से जो वैक्सीन है वो इंपोर्ट करनी होती हैं, या इजाज़त देनी होती है उसी की। तो इस वजह से जब आपके पास कोई नई बीमारी आती है तो ना उसकी आपके पास किट्स मौजूद हैं कंफर्मेशन की, ना आपके पास तो कोविड के दौर में भी हमने देख लिया कि कोविड जैसी इतनी जानलेवा बीमारी, उसमें भी जाहिर है जिस तरह हुआ। तो इस वक्त क्या फेडरल हुकूमत आप लोगों का साथ दे रही है, नहीं दे रही है? किस तरह आप काम कर रहे हैं? हम 4 मार्च तक फेडरल गवर्नमेंट को लगा कि जो है ना वो मुख्तलिफ मराहल क्रॉस करते हुए अनाउंस किया कि लंपी स्किन आ गई है सिंध और पंजाब में, जो सैंपल भेजे गए, और उसके अलावा अभी बलूचिस्तान से भी कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो मैंने 4 मार्च को ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान को ख़त लिखा कि भाई इसके लिए हमें वैक्सीन फ़ौरन चाहिए होगी, और तकरीबन दुनिया के 3 ममालिक से और लोगों ने हमसे रब्ता किया कि हमारे पास वैक्सीन है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह कोरोना के अंदर के, क्योंकि ये 100 साल बीमारी मौजूद है तो वैक्सीन पहले ही तैयार है, दुनिया के अंदर मौजूद है, हमारे पास नहीं थी। इस वजह से तो कल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इजलास बुलाया हुआ है, और हमें उम्मीद है कि कल हमें परमिशन मिल जाएगी।
सिंध हुकूमत को हमने जो है ना वो लाइव स्टॉक फिशरीज डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया और चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब, चीफ सेक्रेटरी सिंध बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उसके अलावा रूलिंग पार्टी की जो क़यादत है बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और 2 दिन के अंदर उन्होंने वैक्सीन ख़रीदने के लिए जितने भी पैसे हमें दरकार थे वो मुहैया कर दिए। तो हमारे पास लाइव स्टॉक फिशरी डिपार्टमेंट के पास पैसे आ गए हैं, जिसके मुताबिक हमने फिर हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है कंपनियों को कि हमें जल्द से जल्द अगर आज या कल हमें परमिशन मिल जाती है तो 1 हफ़्ते के अंदर हमारे पास इंशाल्लाह जो रिक्वायर्ड मिकदार है फ़िलहाल शुरुआत पहले फ़ेज़ के लिए वो हमारे पास वैक्सीन मौजूद होगी और हम इसको अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपका अपना इतना एक्सपोजर है, दुनिया में आप रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिका का आपका एक्सपोजर है, हम वैक्सीन्स के लिए हमेशा दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं। चलें पहली दफ़ा कोई बीमारी आई तो समझ में आता है कि हम वैक्सीन के लिए दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं, उसके बाद हमारे पास क्यों नहीं रिसर्च होती? और ये ख्याल मुझे इसलिए भी आया कि आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, आप खुद रिसर्च करते रहे हैं और जो हम पहले बात कर रहे थे कि अमेरिका में आपकी रिसर्च जो है उसके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें सामने भी आई हैं, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में क्यों नहीं मुमकिन हो पाती? क्योंकि आपकी तरह के और ब्रेन्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास PhDs मौजूद हैं, वो लोग जो रिसर्च कर सकते हैं और कुछ ना कुछ हमें दे सकते हैं वो मौजूद हैं, फिर ये हो क्यों नहीं पाता? अब आपको बल्कि खुशी होगी बल्कि हैरानगी होगी कि ह्यूमन साइड को छोड़ के लाइव स्टॉक या वेटरनरी साइड पे हम पहले से ही टीके या वैक्सीन बनाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे इदारा है सिंध का, बिल्कुल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ। मैं दावत देता हूँ आम पब्लिक को भी, आप लोगों को भी, और जितने इदारे हैं वो वहाँ पे आएँ। लाइव स्टॉक के अंदर जितने भी जानवर हैं या मुर्गियाँ हैं उनके लिए सारी हम वैक्सीन बनाते हैं, सवाए एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है जो कहीं एक बननी है, एक जगह पे पाकिस्तान में बननी है। तो अगर कोई वैक्सीन हम बाहर से मंगवाते हैं वो तकरीबन 10 से 20 गुना हमें महंगी पड़ती है, और जब वो वैक्सीन हम अपनी बनाते हैं तो क्योंकि लाइव स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है जानवर की तादाद, तो वो हमें 1 रुपया या 10 पैसा या 50 पैसे में पड़ जाती है। तो सिंध हुकूमत का जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ इदारा है कराची में, वो पहले ही कोई 68 से 70 के करीब मुख्तलिफ वैक्सीन टीके जात बनाते हैं, हम पहले ही बना रहे हैं। चूँकि ये पहली दफ़ा आई है तो इमीडिएटली हमें फ़िलहाल बाहर की वैक्सीन चाहिए, जो फ़िलहाल उसको रोके। सिंध हुकूमत ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ को भी फंड्स जारी किए कि इसकी लोकल वैक्सीन जो है ना तैयार करें। उसकी तैयारी के लिए हमने काम शुरू कर दिया है। 1-2 इक्विपमेंट हमें चाहिए था, उसके लिए फ़ंड्स हमें मिल गए, और मुझे कभी इम्कान है कि 8 से 9 महीने में हम इस काबिल होंगे कि जितना हमारे पास लाइव स्टॉक है उसकी हम अपनी वैक्सीन जो है ना वो मुहैया कर पाएंगे। सही, लाइव स्टॉक के हवाले से अब ये जो डिज़ीज़ है इसमें एक और ख़ास बात है ना डॉक्टर साहब कि ये कोई 9 दिन का इसमें टाइम बताया जाता है, वो क्या है ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा, और कब तक हम इस बीमारी से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं? देखें, ये जो बीमारी है किसी भी गाय के अंदर आ रही है, ठीक है, हमने देखा है यहाँ पे भी कि अगर आप लांडी कैटल कॉलोनी में देखें तो वहाँ पे अगर 100 भैंसें हैं तो उसमें 2-3-4 गाय खड़ी हैं। सही। लेकिन उनको भी नहीं लग रही, भैंसों को भी नहीं लग रही, किसी को भी नहीं लग रही। आमतौर पे गाय के अंदर हमने दूसरा ट्रेंड देखा कि जो हमारी जो देसी गाय है, जितनी नस्ल है, रेड सिंधी मलीर है या फिर थरी गाँव है या फिर हमारे पास जो कानकरेज है या साहिवाल है, उसके अंदर अगर ये बीमारी आ रही है तो 7-8-9 दिन में रिकवरी आ रही है, अगर उनकी थोड़ा ख्याल किया जाए। या फिर क्योंकि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन टोटल डिपार्टमेंट के बाद 600 हैं, जिसमें वो ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। तो अगर इनको देखा जाए तो एक डॉक्टर जो हमारे पास है वो तकरीबन 40 से 50 हज़ार जानवरों पे एक डॉक्टर है। अच्छा। और मसला हमारा ये होता है कि डॉक्टर को जाना पड़ता है पेशेंट के पास। हाँ, जाहिर है क्योंकि मवेशी हैं, मवेशी वो तो आएंगे नहीं, आप लोग तो इंसानों के लिए ये सहूलत होती है कि जो बीमार होता है वो डॉक्टर की जगह बैठा होता है, वो ज़ाहिर है जहाँ है वहीं जाना है आपने। तो इसी वजह से कहीं पे शिकायत भी आपको मिलेगी कि हम नहीं पहुँच पाते क्योंकि इतने सारे जानवर हैं, तो वहाँ पे पहुँचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये देखा है कि जो देसी गाय है उसके अंदर 7-8 दिन में वो रिकवर हो रही है, मैक्सिमम 9 या 10 दिन में, अगर डॉक्टर से मशवरा किया जाए या उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाए। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है बाहर के नस्ल, बहुत नाजुक होते हैं, पैदावार में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बीमारी को झेलने के मामले में उनकी वैसे नहीं होती ना, वो तो बड़े ख़ास माहौल में पले बड़े होते हैं, यहाँ रफ एंड टफ होते हैं। तो इसी तरह जैसा देसी और फार्मी मुर्गी होती है तो ज़्यादा, और इसी तरह लोगों के अंदर भी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के अंदर हम देखें कि रिलेटिवली हम यूरोपियन से ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं और इम्यूनिटी हमारे पास है। तो जो हमारी देसी गाय है वो काफ़ी खासा इससे बच रही है। इसमें एक बात बताइए, अब वैक्सीन जिनको लग जाएगी जानवरों को और जो सही भी हो जाएंगे 8-9 दिन में, आगे बकरीद है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया,
तो वैक्सीनेशन लगने के बाद क्या गोश्त पे कोई ऐसा असर पड़ेगा? जब लोग आगे कुर्बानी करेंगे तो ज़ाहिर है फिर उनके दिल में और जहन में वसवसे आएंगे। क्या इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट है जो इंसानों तक मुंतकिल हो सकता है, या नहीं भी मुंतकिल हो रहा तो क्या गोश्त पे या जानवर पे कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहली बात यह है कि जो बकरा ईद आ रही है उससे पहले हम इस पे काबू पा लेंगे हर तरह से, हमें कभी उम्मीद है। दूसरी बात यह कि अगर गोश्त में क्या कोई इस तरह का कोई जरसूमा पाया भी जाता है तो इंसानी सेहत पे कोई असर नहीं है उसका। तीसरी बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये है कि इसका जिस तरह हमें चिकन पॉक्स होता है बचपन में, चिचक हो जाती है, वो एक दफ़ा होती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा फोड़ा बनता है, वो किसी में पस आती है, कोई वाइट ही रहता है, फिर जब वो स्किन हट जाती है तो लीजन थोड़ा सा होता है, वो निशान रह जाता है स्किन पे। बचपन में क्योंकि हमारी हीलिंग पावर अच्छी होती है तो क्विकली हम हील कर लेते हैं, और कुछ इंसानों को चिकन पॉक्स बचपन में नहीं होता तो फिर बच्चों से बड़ों को भी लगता है, तो फिर वो थोड़ा सा स्किन के ऊपर निशान रह जाता है, हल्का सा सफ़ेद, क्योंकि ये जानवर जो है उनका कलर जो है ना या बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा रेड है, तो इस वजह से हल्का हल्का सा स्पॉट जो है ना वो रह सकते हैं। अब बाद में उनके ऊपर कलर कर दिया या मेहंदी लगा दी तो वो फिर आपकी स्किल है कि आपको कैसे पता चले, लेकिन कोई इशू नहीं होगा, तो कोई इस तरह का असर और वो उसका वैक्सीन का भी असर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी। और वैक्सीन जब एक दफ़ा एक जानवर को एक दफ़ा ये बीमारी हो जाए और उससे ये वो रिकवर हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग उसको प्रोटेक्शन आ जाती है। हमें चिकन पॉक्स बचपन में होता है एक दफ़ा, फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं होता। इसी तरह जानवर में अगर ये एक दफ़ा बीमारी ख़ास तौर पे गाय के अंदर आ गई तो उसके बाद दोबारा उस बीमारी नहीं होगी। जब वैक्सीन हम करते हैं तो उसमें भी फिर 2-3 साल तक उसको प्रोटेक्शन होता है, दोबारा वो बीमारी उसके ऊपर हमला नहीं करती। तो डॉक्टर साहब, आपने खुद आजकल आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं और गोश्त खा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप हैरान होंगे कि मेरे घर में 8 लीटर दूध आता है रोज़ाना, और हम दूध से जो है ना दही भी घर में जो है ना खुद बनाते हैं और मक्खन भी बनाते हैं, और रोज़ाना बुनियाद पे इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े जितने मेरी अम्मी हैं और हम खुद जो है ना रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं दूध का, और गोश्त भी हम बड़ा भी खाते हैं क्योंकि बड़ा ज़्यादा हम खाते हैं। आम इंसानों में जो जहन में है कि भाई बड़ा गोश्त जो है ना बीमारियाँ पैदा करता है, ये उल्टा सिस्टम है। यूरोप के अंदर देखें या वेस्ट में देखें, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुदा जो चीज़ है वो बड़ा गोश्त होता है, और बड़ा गोश्त आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, दिल के लिए भी। ये जो उल्टा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। आप वैसे ही रेशो देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी दिल के अमराद हैं, डायबिटिक हैं या जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, यूरोप के अंदर देखें तो हम तो 10 गुना उनसे आगे हैं। हम तो फिर चिकन खाते हैं या कोई इस तरह का, उनमें तो 10 गुना ज़्यादा बीमारी होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलत है। उसके अंदर जितनी भी मामलात हैं वो सारे ऐसे हैं जो आपको और पतला करेंगे, आपका मसल मास बढ़ाएंगे, फेट कम करेंगे। बड़ा गोश्त आपकी फेट कम करता है। हमारा हाल ये होता है कि हम आमतौर पे जितने भी ईडो पाक वाले लोग हैं, हम कार्बोहाइड्रेट इतने खाते हैं, गोश्त बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हमारी गोश्त की कंजप्शन है 20 किलो पर ह्यूमन पर एनम, और दुनिया 144 140 130 किलो। वो खाते ही वही है ना, वो कार्ब्स नहीं खाते। और आजकल तो कीटो डाइट है तो फिर और छोड़ दिया, प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट। वही है हमारी कंडीशन। देखें हम 30-40 साल के बाद या शादी के बाद बिल्कुल बेडोले हो जाते हैं, और उनकी देखें कि वो अगर 90 साल पे पहुंचते हैं तो फिर भी उनका प्रोपोर्शनली वेट होता है, हाइट होती है। अब आप उनकी मजीद तारीफ करें उससे पहले मैं प्रोग्राम वाइंड अप कर दूंगी, और मजीद एहसास से कमतरी जो है जन्म ले लोगों में। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपके साथ सेशन रहा, और ये बातें ज़ाहिर लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ गलत फहमी बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, और खुशफहमी भी, लेकिन जो सही बात है उसको काफ़ी टाइम लगता है लोगों तक पहुँचने में। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। जो सही बात है, जो सच्ची बात है, जो फैक्ट्स हैं, उसको आप भी स्प्रेड करें और इस काम में हमारी मदद करें, क्योंकि अच्छी बात या सच्ची बात आगे पहुंचाना भी कार्य खैर है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।